And welcome to our today's video in which we are going to discuss our chapter number 2 of geography, which is लैंड वाटर सॉइल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा. ठीक है, तो हमने पिछली बार यहाँ से चैप्टर छोड़ा था, तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ वाटर. अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ वाटर. सो बेसिकली वाटर क्या है, देखो वाटर इज़ अ वाइटल रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. रीन्यूएबल मतलब उसको रीन्यू किया जा सकता है नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, वो दोबारा हो सकता है. एंड देन नेचुरल रिसोर्स है मतलब हमें नेचर से ही मिलता है ना. एंड 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. अभी देखो 3/4 का क्या मतलब है. मान लो अभी के 2 मिनट, हाँ जी, कि मान लीजिए मेरे पास ये अभी अर्थ है, ठीक है, हमारा. एंड अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे तो इसमें जो हमारा ये 3, अगर इसमें से आप 3 पार्ट्स कवर कर दोगे, 4 में से 3 पार्ट्स कवर कर दोगे, तो ये सारा पार्ट किसका है, ये सारा पार्ट हमारा वाटर ने ले लिया है. ठीक है, 3/4 मतलब टोटल 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स अर्थ के वाटर के पास ही हैं. ठीक है, इट इज़ कवर्ड विथ वाटर. और इसीलिए हमारा जो अर्थ है हम इसको वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं, बिकॉज ज़्यादातर इसका जो परसेंटेज है वो वाटर ने ही कवर करके रखा है. एंड ये क्या है, इट वॉज इन प्रिमिटिव ओशंस द लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. कि ओशन से ही हमारी लाइफ जो है स्टार्ट हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले. एंड आज भी जो ओशंस हैं वो 2/3 अर्थ का सरफेस कवर करते हैं एंड जो प्लांट एंड एनिमल लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ कि जो ओशन वाटर है वो सैलाइन है. ठीक है, एंड वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, कि हम ह्यूमंस उसको यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है. आप उसको पी नहीं सकते, आप बीमार पड़ जाओगे. ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है. एंड जो फ्रेश वाटर है अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%, के उसका सिर्फ 2.7% है हमारे अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं. एंड जो 70% है वो कहाँ पे होता है, वो आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स में होता है, मतलब वो सॉलिड स्टेट में है जिसको भी हम कंज्यूम नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब जो ज़्यादातर वाटर है वो सॉलिड स्टेट में है, आइस के स्टेट में है, इन पोलर रीजन्स. ठीक है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स एट्सेट्रा. अभी देखो जैसे कि ये वाली लोकेशंस जो माउंटेन रीजन्स हैं, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ये मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट वाली भी हैं. इसलिए यहाँ पे जो वाटर है उसको यूज़ करना मतलब इनअसेसिबल है. यहाँ का वाटर, इसको यूज़ करना पॉसिबल नहीं है. एंड जो सिर्फ 1% है वाटर का वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, कि वो हम ह्यूमंस यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 1%. ठीक है, मतलब 70% में सिर्फ 1% जो है हमारे यूज़ आ सकता है फ्रेश वाटर. एंड इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. अभी जो फ्रेश वाटर हम यूज़ कर सकते हैं वो भी देखिए कहाँ पे मिलता है, ग्राउंड वाटर में मिलता है. ठीक है, एक तो ग्राउंड में मतलब ज़मीन के नीचे पाया जाता है वाटर, देन जो वाटर होता है रिवर्स में, लेक्स में, एंड जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में. अभी जो फ्रेश वाटर है इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस सब्सटेंस है, बिकॉज एक तो ये बहुत ज़्यादा कम मात्रा में है एंड इसको पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है. एंड जो वाटर है वो ना ही तो मतलब हमारे इन्वायरमेंट में ऐड किया जा सकता है, इन्वायरमेंट में बढ़ाया जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है. इसकी जो एक वैल्यू है, इसकी जो एक पूरी टोटल अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है. एंड जो इसकी मतलब एबंडेंस है वो कब वेरी होती है, बिकॉज जो कांस्टेंट मोशन है, ठीक है, साइकिलिंग थ्रू द ओशंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन. ठीक है, ये जो सारा मोशन है देखिए ये ओशन से मतलब पहले तो इवेपोरेट होके फिर स्काई में जाता है, फिर वहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, फिर दोबारा ये कहाँ पे आती है, लैंड पे आ जाती है. एंड इस प्रोसेस को आपको पता ही है क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को पहले तो इवेपोरेशन बोलते हैं ना. पहले इवेपोरेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, फिर रन ऑफ होती है. एंड इस सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा कि क्या होता है. यू हैव स्टडीड, मतलब हर एक क्लास में आपको साइंस में या फिर एसएसटी में वाटर साइकिल का टॉपिक होता ही है. तो लेट अस बिगिन कि ह्यूमंस जो है ना बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, ना सिर्फ ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग के लिए बल्कि बहुत सारे अदर प्रोसेसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइक एस प्रोडक्शन, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में हो गया. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर्स, एंड फिर जो बाकी डैम्स में यूज़ होता है. देन देखिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है, अभी ये देखो ये सारे हम लोग जो अभी अभी पढ़ के गए हैं ये सब क्या थे, कि वाटर कैसे कैसे यूज़ होता है अदर देन ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग पर्पसेस. ठीक है, अगर देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, डैम्स में जो रिजर्वियर्स होते हैं उसके थ्रू मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. तो
उसमें भी यूज़ होता है ये। देन अदर यूज़ भी होता है जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया। देन जो अभी हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है एंड जो राइजिंग डिमांड है फूड एंड कैश क्रॉप्स की, कैश क्रॉप्स मतलब जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है, जिसको बेच के जैसे कॉफ़ी वगैरह होता है, तो जो भी फूड एंड कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनकी डिमांड बढ़ रही है। देन जो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है, लोग रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो रहे हैं। देन जो राइजिंग स्टैंडर्ड्स हैं, नई नई जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, उतनी ज़्यादा वाटर यूज़ हो रहा है, आर द मेजर फैक्टर्स जो वाटर की शॉर्टेज की तरफ हमें लीड कर रहे हैं, ईदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, के एक जो नॉर्मल मतलब इंडियन अर्बन में जो रहता है, ठीक है, सिटीज़ वगैरह में जो रहता है इंसान इंडियन, वो 150 लीटर्स डेली यूज़ करता है, ठीक है। एंड टोटल 150 लीटर्स हो गया। तो आपको कुछ वे सजेस्ट करने हैं जिससे इस को मतलब घटाया जा सकता है, इस अमाउंट को घटाया जा सकता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ वेज़ हैं जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वाटर की यूजेज को। अभी प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ये क्या है कि देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, के बहुत सारे रीजन्स है वर्ल्ड के जिनमें स्कैरसिटी है वाटर की, जिनमें वाटर की कमी है, जैसे अफ्रीका हो गए, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, फिर वेस्टर्न यूएसए हो गया, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन वाटर सप्लाई। ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स के पार्ट है, ये फिर जो सारे कंट्रीज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वाटर की। एंड अभी जो कंट्रीज़ है जो क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेटेड है, जैसे करके जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे भी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। देन इसीलिए जो वाटर शॉर्टेज है, ये किसका कॉन्सिक्वेंस हो सकती है कि सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब जो रेन है उसमें भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, के वाटर सोर्सेज में पोल्यूशन। अभी अगला है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, के वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। अभी देखो जो एक्सेस है टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। अभी देखो पानी तो देखो बहुत है, ठीक है, पानी पूरे अर्थ में बहुत है, बट मेन प्रॉब्लम क्या है, क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज, कि जहाँ से क्लीन वाटर मिल सके, जहाँ से जो वाटर है वो यूज़ किया जा सके, यूज़ करने लायक जो वाटर है वो मिल सके। अभी जो स्टेप्स हैं इसके लिए भी लिए गए हैं, जैसे कंजर्व दिस डिवाइनिंग रिसोर्सेज, अभी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें टू कंजर्व दिस रिसोर्स वाटर जो है। अभी इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। अभी देखो जैसे कि आपको पता है कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, हम उसको रिन्यू कर सकते, हम नहीं मतलब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो रिन्यू हो सकता है, बट जैसे जैसे हम उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसका पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, इसीलिए ये अनफिट फॉर यूज़ हो रहा है, मतलब हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये गंदा हो रहा है। एंड फिर जो डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, सीवेज मतलब नालियाँ वगैरह जो भी होती है ना जिसमें गंदा पानी होता है, वो मतलब क्लीन वाटर में जाके मिक्स हो रहा है। फिर जो एग्रीकल्चर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं, फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलीज होता है वो भी वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। एंड दीज आर द मेजर कंटामिनेंट्स, जिससे वाटर कंटामिनेट हो रहा है, जिससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। इफ़ वी drink or use this water we can feel sick. Then the next one is कि most of these chemical are non biodegradable, मतलब नेचर भी इनको डिस्पोज नहीं कर सकता। अभी देखो जैसे आप किसी भी पेपर को एक जगह पे छोड़ दो, ठीक है, वो मतलब नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू ज़मीन के नीचे चला जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि फॉरेस्ट में क्या होता है, जब भी कोई एनिमल वगैरह मरता है तो उसको डिस्पोज कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू और नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू। बट जो केमिकल्स है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनको डिस्पोज नहीं किया जा सकता, एंड इसीलिए ये वाटर में चले जाते हैं। एंड जो वाटर पोल्यूशन है इसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय ट्रीटिंग दीज इन्फ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़। वाटर पोल्यूशन को कैसे सही किया जा सकता है, ताकि मतलब पहले ये जो इन्फ्लुएंट्स है, ये जो वेस्ट रिलीज़ हो रहा है, इनका मतलब थोड़ा सा जो भी इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी इसमें जहरीले पदार्थ है, इनको थोड़ा सा निकाल के देन अगर इनको वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाए, वैसे वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर इनको पहले इन्फ्लुएंट्स को ट्रीट किया जाए बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़ इज़ अ सूटेबल मेथड। देन नेक्स्ट वन इज़ कि जो फॉरेस्ट है या फिर अदर वेजिटेशन है, ठीक है,
वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिपेलनिश ग्राउंड वाटर, कि ये जो फॉरेस्ट है या फिर जो अदर वेजिटेशन अगर हम लगाएंगे ग्राउंड पे तो इससे सॉइल इरोजन कम होगी, ठीक है, एंड इसलिए अंडरग्राउंड वाटर भी बच जाएगा, सरफेस रन ऑफ नहीं होगा। एंड अभी जो अगला प्रोसेस है वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग भी एक प्रोसेस है जिससे सरफेस रन ऑफ को एंड ग्राउंड वाटर को बचाया जा सकता है। एंड जो कैनाल्स हैं, ठीक है, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लूजेस बाय वाटर सीपेज। अभी जो स्प्रिंकलर्स है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे है टू इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लूजेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। तो अभी देखो स्प्रिंकलर में क्या होता है ना, ऐसे करके एक डंडा होता है, ठीक है, उस पर जैसे पाइप्स अलग अलग मुंह खुल रहे होते हैं पाइप्स के, देन वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है, उसका जो मुंह होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो उसका हिस्सा होता है वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है एंड जो फील्ड्स है वो स्प्रिंकल हो जाती हैं एंड ये स्प्रिंकल करता है वाटर को। एंड आप इसकी अमाउंट कंट्रोल भी कर सकते हो कि कितनी स्प्रिंकल करनी है, इसीलिए इससे भी वाटर का सेव होता है वाटर, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन है इसके जो ड्राई रीजन्स है जहाँ पे वेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जो ड्रिप या फिर ट्रिकल इरिगेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अभी देखो इसमें क्या होता है ड्रिप इरिगेशन एंड ट्रिकल इरिगेशन में, इसमें ना जो पाइप्स होती हैं उसमें ऐसे करके होल्स कर दिए जाते हैं, ये मान लो पाइप्स है उसमें ऐसे करके छोटे छोटे होल्स कर दिए जाते हैं, तो फिर इससे क्या होता है जो वाटर है वो बूंद बूंद करके रिलीज़ होता है द रूट लेवल ऑफ द प्लांट, जैसे वाटर इससे सेव हो जाता है। एंड द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन, कि इन इरिगेशन मेथड से जो है वाटर को हम लोग सेव कर सकते हैं। अभी द नेक्स्ट वन इज़ कि द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, हम उसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि सम स्कूल चिल्ड्रन वाज विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स, के कुछ स्कूल चिल्ड्रन है, ठीक है, वो हैंडीक्राफ्ट्स के एग्जीबिशन में जा रहे हैं, मतलब एक आर्ट एग्जीबिशन में जा रहे हैं, आप समझ लो। एंड जो आर्टिकल्स हैं एग्जीबिशन में वो कलेक्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, मतलब जो भी सारे वहाँ पे चीज़ें रखी हैं, ठीक है, या फिर जो भी आर्टिकल्स रखे हैं, जो भी चीज़ें रखी हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट की गई हैं फ्रॉम द कंट्री। एंड फिर मोना क्या करती है, मोना भी एक बच्ची है, तो वो क्या करती है, वो एक बैग को उठाती है एंड फिर बोलती है कि दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हैंड बैग, येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, कि फिर क्या बोलती है मैडम कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड ये जूट से बना है। फिर टीचर बोलती है कि क्या आपको पता है कि आप देख रहे हो ना कि दोज बास्केट्स लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, कि वो सब भी किससे बनी है, कैनोज एंड कैन्स एंड बाम्बूज एंड द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लांटी, के ये सारी जो बास्केट्स हैं, लैम्प शेड्स हैं, चेयर्स हैं, ये सब किससे बनी है, कैन्स एंड बैम्बूज से बनी है। एंड जो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स है ना, ह्यूमिड रीजन्स मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमस होती है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन वगैरह होती है, वहाँ पे बैम्बू बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। देन जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। अभी देखो जो जैसे उसको क्या दिखता है, एक सिल्क का स्कार्फ दिखता है, फिर क्या बोलता है वो कि सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, इस ब्यूटीफुल स्कार्फ को देखो। फिर टीचर क्या बोलती है कि जो सिल्क है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म दैट इज ब्रेड इन मलबरी ट्रीज, जो कहाँ पे मतलब उनको पाला जाता है सिल्कवॉर्म्स को टू मेक सिल्क फ्रॉम देम ऑन मलबरी ट्रीज, उनको मलबरी ट्रीज पे फीड किया जाता है ना सिल्कवॉर्म्स को। यू नो दैट द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, के जो प्लांट्स हैं या फिर जो ट्रीज़ हैं वो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी जो नेचुरल वेजिटेशन है एंड जो वाइल्ड लाइफ है एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल द बायोस्फीयर। अभी देखो आपको पता है लिथोस्फीयर किसका लेयर होता है, लिथोस्फीयर होता है जो लैंड का लेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर जो वाटर का लेयर होता है एंड जो एटमॉस्फेयर है वो एयर का लेयर होता है, जो जहाँ पे ये तीनों कंबाइन कर जाते हैं एंड जहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स इन तीनों के कंबाइन कर जाते हैं उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज दैट वी कॉल इट बायोस्फीयर, एंड यहीं पे ज़्यादातर हमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मिलती है। अभी जो बायोस्फीयर है, इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, कि यहाँ पे जो भी लिविंग बींग्स हैं, यहाँ पे जो भी रहते हैं एनिमल्स वगैरह, ह्यूमन्स वगैरह, वो सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, फॉर सर्वाइवल। एंड जो ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम के, जिस सिस्टम से जो एनिमल्स या फिर जो भी लिविंग है, ठीक है, लिविंग बीइंग्स है वहाँ पे
वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। क्या? सिस्टम ऑफ दिस लाइफ सपोर्टिंग अनदर लाइफ इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज के दोनों ही जो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जो प्लांट्स हैं वो हमें टिम्बर देते हैं, शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, देन वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, प्रोटेक्ट सॉइल, सो असेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, ठीक है। देन हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर की, जब शॉर्टेज हो रही है अंडरग्राउंड वाटर की तो वो हेल्प करते हैं रिपेलिश करने में वाटर को। देन हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लैटेक्स देते हैं, टर्पेटाइन ऑयल देते हैं, गम देते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं, एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो असेंशियल फॉर योर स्टडीज़। अभी जो भी बुक वगैरह है वो तो पेपर से बनती है, पेपर किससे बनती है? ट्रीज से। सो ये भी एक यूज़ हो गया। सो देयर आर इनूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स दैट यू कैन ऐड सम। इनूमरेबल मतलब बहुत सारे यूजेस होते हैं जो आप ऐड करी जाओ वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ है उसमें एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स या फिर लाइफ फॉर्म्स भी होती हैं, एंड दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल्स। कि वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं जो हम खाते हैं, वूल वगैरह, हाइड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जो इंसेक्ट्स है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, है ना। तो फिर उससे क्या होता है? प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। अब पॉलिनेशन से क्या होता है? पॉलिनेशन से तो फ्रूट्स वगैरह बनते हैं जिसको हम खाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करते हैं। देन जो डिकम्पोज, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब भी कोई एनिमल वगैरह मरता है तो उसको डिकम्पोज करने में भी ये हेल्प करते हैं एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एंड वेल। अभी जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, वो भी डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं। अभी जो वल्चर है, जब भी कोई डेड एनिमल दिखता है वो क्या है? एक स्कवेंजर है, मतलब वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अटैक करता है, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाता है। लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर अ वाइटल क्लेंजर ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। अभी जो एनिमल्स हैं, बड़े या फिर छोटे, ऑल आर इंटेग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। कि चाहे कोई भी एनिमल हो, बड़ा हो या छोटा, सबका अपना अपना रोल है इन इको सिस्टम। देन इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, के नेचुरल वेजिटेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? अभी देखो, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कि जो भी ग्रोथ है एक सर्टेन वेजिटेबल्स की, एक सर्टेन वेजिटेशन की एक एरिया में, वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे, एंड जो अदर फैक्टर्स भी हैं, वेदर वगैरह, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड जो मेजर वेजिटेशन है, टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड तुंद्रा। तो इसमें मतलब कितने टाइप्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है? जो मेजर वेजिटेशन है दैट ग्रोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड तुंद्रा। एंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे ह्यूज ट्रीज, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज़ जो हैं ग्रो करते हैं जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। देन द फॉरेस्ट आर थस associated with areas having abundant water supplies। कि जो फॉरेस्ट हैं इसीलिए उनको किससे रिलेट किया जाता है? कि जहाँ पे ज़्यादा रेन होती है वहाँ पे फॉरेस्ट आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। एंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। कि जैसे जैसे मॉइस्चर मतलब डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे रेन वगैरह डिक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे ही जो साइज़ है ट्रीज़ का वो भी डिक्रीज होता जाएगा, एंड उनका जो घनापन है, उनकी जो डेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। एंड जो शॉर्ट एंड स्टंटेड ट्रीज़ हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे या फिर सूखे से ट्रीज़ हैं, एंड ग्रास हैं, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी देखो ग्रासलैंड्स कैसे, ये देखो जैसे छोटी छोटी घास हो रही है ना, ग्रासलैंड्स है फॉरेस्ट, वो पीछे क्या है? फॉरेस्ट है, ये है ग्रासलैंड्स जहाँ पे छोटी छोटी ग्रास ग्रो करती है। या कहाँ पे ग्रो करती है? इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे मतलब मीडियम रेनफॉल होती है, ना कम ना ज़्यादा। एंड जो थॉर्नी श्रब्स हैं एंड जो स्क्रब्स हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। अभी देखो ये जो इसके साइड में है ना, पाइथन के साइड में, यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो कि ये सारे क्या हैं? श्रब्स हैं, स्क्रब्स हैं, या फिर थ्रॉनी बुशेस हैं, जहाँ जो कहाँ पे ग्रो करते हैं? इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। एंड जो ऐसे एरियाज होते हैं प्लांट्स की बहुत ज़्यादा डीप रूट्स होती हैं ताकि वो ग्राउंड वाटर से पानी निकाल सकें। देन लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अभी जो इनकी थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस होती है, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं लो रेनफॉल वाले एरिया में, वो क्या हेल्प करती है? रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। के जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस पता है ना, जहाँ पे जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ से वाटर वेपर रिलीज़ करता है। तो ये जो इनकी सरफेस होती है ये प्रोटेक्ट करती है द लॉस फ्रॉम ट्रांसपिरेशन। देन द नेक्स्ट वन इज जो तुंद्रा वेजिटेशन है वो कहाँ पे होती है?
इन पोलर रीजन्स दैट कंप्राइज ऑफ मोजेस एंड लीचन्स। जो तुंद्रा वेजिटेशन है वो पोलर रीजन्स में ग्रो करती है। अभी देखो जो आज है वहाँ पे मतलब बहुत सारे पीपल, टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। के 2 centuries बैक में सेंचुरी का मतलब होता है कि 100 ईयर्स, एंड 100 + 100 200 के 200 साल पहले जितनी पॉपुलेशन थी ऑब्वियसली उससे आज ज़्यादा ही पॉपुलेशन होगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी 200 साल पहले वाली पॉपुलेशन से। तो टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैड बीन क्लियर्ड। अभी ये सारी जो नंबर्स है इतने ज़्यादा मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उन सबको फीड करने के लिए जो फॉरेस्ट हैं उनको काटा जा रहा है एंड क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है। जो फॉरेस्ट है कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। जो फॉरेस्ट मतलब वर्ल्ड को कवर करते थे, जो सॉइल इरोजन को बचाते थे एंड काफ़ी ज़्यादा और भी पर्पजेज सर्व करते थे, वो वैनिश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, वो बहुत जल्दी गायब हो रहे हैं। एंड देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, एंड इसीलिए इस वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, के नेचुरल वेजिटेशन को एंड वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, कि फॉरेस्ट के बिना हम रह ही नहीं सकते। जो प्लांट्स है वो शेल्टर्स देते हैं एनिमल्स को एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। एंड जो फॉरेस्ट एंड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ये जो तीनों चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन इकोसिस्टम। अगर इन तीनों में से कोई भी मतलब एक्सटेंट हो गई तो हमारा इकोसिस्टम बचेगा ही नहीं। अभी देखो चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी ह्यूमन इंटरफेरेंसेस की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह की वजह से जो प्लांट्स एंड एनिमल्स का घर है उनसे छीना जा रहा है, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। एंड मैनी स्पीशीज़, जो मतलब काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, वो इंडेंजर्ड हो रही हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, कि वो गायब भी हो सकते हैं। कुछ तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कुछ इंडेंजर्ड है, उनको एक्सटेंट होने का खतरा है। एंड सम आर ऑन द पीक ऑफ एक्सटेंशन, के पास एक्सटेंट होने ही वाली हैं। एंड अभी जो डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ है, फॉरेस्ट फायर, अभी जो एक्सटेंशन, वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बंगाल टाइगर है ना, टाइगर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो दो स्पीशीज़ आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। अभी जो डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, फॉरेस्ट फायर्स है, जो फॉरेस्ट में आग लग रही है, सुनामी वगैरह आ रही हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रही हैं, ये सारी क्या एग्जांपल्स है, आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं द एक्सटेंशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इन सारी मतलब चीज़ों की वजह से जो एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है ऑफ रिसोर्सेज। एंड जो वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ पोचिंग। पोचिंग का क्या मतलब होता है, देखो इससे क्या होता है ना, विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्राइब्स ऑफ हाइड, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। अभी देखो पोचिंग बेसिकली होती क्या है, मतलब एनिमल की किसी एक वैल्यूएबल पार्ट के लिए उसको मार देना, उसको हम लोग पोचिंग बोलते हैं, एंड ये इलीगल है। अभी देखो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि जिस एनिमल को मना है आप मार दोगे, नहीं, तो ये इलीगल है। कि इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड, स्किन्स, नेल्स, टीथ एंड हॉर्न्स जो बहुत ज़्यादा पैसों में बिकती हैं वो क्या है, इलीगल है, एंड इसको हम लोग पोचिंग बोलते हैं। एंड सम ऑफ दीज एनिमल्स एंड टाइगर के फर के लिए उसको हंट किया जाता है, लायन के फर के लिए भी, एलिफेंट के जो दांत होते हैं, ठीक है, वो वैल्यूएबल होते हैं, उसको मार के मतलब एलिफेंट को मार के उसके दांत निकाल लिए जाते हैं। ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, देन द नेक्स्ट वन इज स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। तो ये सब कौन है, दीज आर कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड दीज आर ऑन द पीक ऑफ एक्सटेंशन, कि ये एक्सटिंक्ट होने के खतरे पे हैं, इसीलिए इनको अवेयरनेस कैंपेन्स की मदद से या फिर बहुत सारे प्रोसेस की मदद से बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी जो नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो बन रही हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो बनाए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हमारे नेचुरल वेजिटेशन एंड जो भी एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए। देन जो कंजर्वेशन हो रही है, क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। मतलब जो लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, मतलब और भी ज़्यादा ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं ताकि इनको घर प्रोवाइड किया जा सके एंड इनको एक्सटेंशन से बचाया जा सके। देन देयर इज़ अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। अभी एक बैलेंस बन जाता है इन्वायरमेंट में अगर किसी भी स्पीशीज़ को डिस्टर्ब ना किया जाए, किसी भी स्पीशीज़ को मारा ना जाए, किसी भी स्पीशीज़ को एक्सटेंड होने के लिए फोर्स ना किया जाए। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही है इन एक्सटेंशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द
हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज़ के जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, ट्रीज़ काटे जा रहे हैं ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, कि मतलब इतने सारे एनिमल्स को मारा जा रहा है. सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव देयर ईदर बिकम एक्सटेंट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, कि वो एक्सटेंट हो चुके हैं. जैसे आपने डोडो बर्ड के बारे में सुना ही होगा ना, उसको भी हंट किया जाता था, तो अभी डोडो एक्सटेंट हो चुका है. ऐसे ही और भी कई एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंट, वो एक्सटेंट होने की कगार पर हैं. अभी जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव. वन महोत्सव में क्या होता है, ये 1 जून से मतलब 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. इसमें क्या होता है, ट्रीज़ लगाए जाते हैं. शुड बी इंकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. इसको हम लोग रीजनल मतलब किसी भी अपने एक अगर स्मॉल एंड बिग स्केल पे मतलब कुछ भी करो बट अवेयरनेस फैलाओ. जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको भी मतलब वेरियस कैंपेन्स करने चाहिए, उनको भी मतलब परफॉर्मेंसेस वगैरह प्लेज वगैरह करने चाहिए ताकि इंकरेज किया जा सके टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीशीज़. बर्ड वॉचिंग मतलब बर्ड्स को देखना, उनकी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना. देन जो नेचर कैंप से जहाँ पे एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा गया, जहाँ पे एनिमल्स को मतलब कंजर्व करने के लिए रखा गया है, वहाँ पे ले जाना चाहिए ताकि वो अप्रिशिएट कर सकें द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीशीज़. दैन जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने लॉज पास किए हैं अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फॉर देयर वैल्यूएबल पार्ट्स. अभी जो इन इंडिया है, द किलिंग ऑफ लायन, टाइगर्स, टीयर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्स एंड पीकॉक इज़ इलीगल. बट फिर भी लोग इलीगली भी इनको हंट करते हैं, लोग नहीं सुधरते हैं. तो इसीलिए मतलब ये एक्सटेंट होने वाले हैं ये जो सारे एनिमल्स हैं. इसलिए इंडिया ने लॉ पास किया कि इनकी हंटिंग इलीगल है. अभी एन international convention sites has been established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited. मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स का क्या मतलब होता है, साइट्स की फुल फॉर्म यहाँ पे दी, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फन. ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इसको आप मार्क मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी. द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा के कन्वेंशन मतलब रोक लगाई जा रही है ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड, ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड किलिंग देम. ठीक है, ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा. फाउना एंड फ्लोरा के बारे में तो आपको पता ही होगा. फाउना मतलब जो भी वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा मतलब प्लांट वेजिटेशन है एक प्लेस की. अभी has been established that lives several species of animals and birds in which trade is prohibited. and फिर जो conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen. के सारे एनिमल्स को बचाना या फिर उनकी कंजर्वेशन करना मतलब हर एक सिटीज़न का, हर एक किसी का फ़र्ज़ बनता है. हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क. काजीरंगा नेशनल पार्क की आपके बारे में पता ही होगा ना. काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क है जहाँ पे एलिफेंट्स को रखा जाता है जो एक्सटेंट होने की कगार पे हैं ताकि उनको कोई हंट ना कर पाए. बायोस्फीयर रिजर्व्स ग्लॉसरी में बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. कि ये एक सीरीज़ है प्रोटेक्टेड एरिया लिंक्स की. जो प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रखा जाता है ताकि उनको कंजर्व किया जा सके थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. देन यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू हो गई. ओके, आई थिंक हमारा मतलब हो ही गया है. हम लोग एक बार बॉक्सेस रीड कर लेते हैं सारे यहाँ पे. डू यू नो साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट. इंटरनेशनल अग्रीमेंट मतलब ये एक समझौता है बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब एक समझौता है सारी गवर्नमेंट्स में जो कंट्रीज़ को रूल करती हैं. इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल. कि चाहे उनकी इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है स्पेसिमेंस की या फिर जो भी उनके पार्ट्स की ट्रेड हो रही है, उससे एक किसी मतलब उस स्पीशीज़ को थ्रेटन ना हो ऑफ देयर सर्वाइवल, कि उनकी जो एक्सटेंशन ना हो. ठीक है, रफली 5000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड प्रोटेक्टेड. कि मतलब देखो 5000 एंड 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड. मतलब इतनी ज़्यादा जो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है.
बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड अलॉज आर सम एग्जाम्पल जिनको साइट्स में इंक्लूड किया गया है फॉर देयर कंजर्वेशन. देन ये तो एक्सरसाइज ही आ गई है. दिन यहाँ पे हम इसको रीड कर सकते हैं. नो मोर फॉरेस्ट फायर इज़ अ थ्रेट टू द इंटायर रीजन ऑफ फाउना एंड फ्लोरा. देखो फॉरेस्ट जो फायर है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा थ्रेट है टू द इंटायर रीजन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना. इट अकर्स मेनली ड्यू टू 3 रीजन्स. के जो रीजन्स हैं जिससे फॉरेस्ट फायर कॉज होती है वो ये है. फर्स्ट है नेचुरल फॉरेस्ट फायर ड्यू टू लाइटनिंग एक्सेट्रा. जैसे बिजली वगैरह गिरने से फायर लग जाती है ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा हीटेड होती है जो बिजली होती है, तो उससे जो फायर लग जाती है. देन द नेक्स्ट वन इज़ द फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन लिटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल. कि जो फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट फायर और किसी रीजन्स की वजह से होती है कि जो हीट जनरेट होती है बाय द लीटर, जो भी कूड़ा फेंकते हैं ठीक है लोग, उससे भी हीट जनरेट होती है जिससे फॉरेस्ट फायर लग सकती है. देन फायर पर्पसली कॉज्ड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स. मतलब जानबूझ के फायर जलाना. अभी होता है ना ऐसे मतलब शैतान बच्चे वगैरह, तो वो भी एक कॉज है फॉरेस्ट फायर का. देन सम कंट्रोल मेजर्स के जिससे फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा सकता है. प्रिवेंटेशन ऑफ फायर थ्रू एजुकेशन के एजुकेट करके लोगों को कि ऐसे करके मतलब स्मोक वगैरह नहीं करना चाहिए फॉरेस्ट में आग नहीं जलानी चाहिए. देन प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ फायर थ्रू वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क. कि एक और क्या पॉइंट है कि जैसे मतलब पेट्रोलिंग वगैरह करनी, मतलब एक किसी एरिया की जांच वगैरह करते रहना कि वहाँ पे कोई फॉरेस्ट फायर वगैरह तो नहीं है. ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो गया. अभी देन अगला है कि रेन वाटर क्या होती है. देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. तो इसमें क्या होता है, देखो मान लो ये आपका घर है ठीक है, अभी ऊपर से रेन हो रही है, अभी जो स्लोप्स हैं ठीक है रेन की स्लोप्स है, तो स्लोप से फिसल के जो पानी है वो नीचे किसी भी एक बकेट वगैरह रखी होगी या फिर कोई भी अंडरग्राउंड रखी होगी ठीक है, उसमें जाके कलेक्ट हो जाएगा ग्राउंड वाटर बन के. तो इसको हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल देते हैं. एंड ऑन एन एवरेज 1 स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स इज़ इनफ फॉर सेविंग 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर. कि अगर आप रेन को 2 घंटे के लिए भी भरोगे ना तो 8,000 लीटर्स कलेक्ट कर लोगे आप वाटर को. जो अभी रेन वाटर तो फ्रेश वाटर होता ही है बिकॉज वो नेचुरल वाटर है, तो उसको यूज़ भी किया जा सकता है. देन नेक्स्ट वन इज कि हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ वाटर मार्केट. कि आपने कभी वाटर मार्केट के बारे में सुना है. कि द अमरेली सिटी इन Saurashtra region with a population of above 1.25 lakhs is completely dependent on purchasing water from the nearby talukas. के इस एरिया के लोगों को वाटर को बाय करना पड़ता है, वाटर ख़रीदना पड़ता है टू यूज़ इट. ठीक है, उनको पैसे देके वाटर को ख़रीदना पड़ता है, मतलब उनको वाटर अवेलेबिलिटी इतनी उनकी कम है. देन द नेक्स्ट वन इज़ कि अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 12,000 लीटर्स ऑफ वाटर एवरीवेयर इन अ ईयर. ड्रिपिंग टैप मतलब अगर आप एक टैप को फिक्स नहीं करते हो, अगर उसमें बूंद बूंद ऐसे गिरी जा रही है तो उससे कितने लीटर्स वेस्ट होते हैं, 1200 लीटर्स वेस्ट होते हैं वाटर के. इसीलिए टैप्स को फिक्स करने बोला जाता है. आई थिंक आवर चैप्टर इज डन, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.